हिला डुला क्या कर रहे हो? तो स्टूडेंट्स, आज ज्योमेट्री के नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज एवं वर्ग के गुण को पढ़ेंगे और साथ ही साथ मध्य बिंदु प्रमेय और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी होंगे उस सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आयत, जैसा कि हमने डिफिनीशन सारे यहाँ जितने भी चीज लिखे गए हैं, चाहे वो आयत हो, समचतुर्भुज हो, समानांतर चतुर्भुज हो या वर्ग हो, इसके हमने डिफिनीशन को समझा था, लेकिन इससे संबंधित और जितनी भी जानकारियां होंगी वो सभी को मैं आपके सामने रखूंगा। आयत में जैसा कि हमें ये बात तो पता है कि एक आयत होगी, ABCD यहां एक आयत है। तो आयत में क्या होगा कि सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, यानी यहां AB बराबर CD होगा। AB का जो लंबाई होगा, AB भुजा की लंबाई जो होगी वो CD भुजा की लंबाई के बराबर होगा। साथ ही साथ BC का लंबाई AD का लंबाई बराबर होगा। BC बराबर AD। ओके, ये दो बात हमें ध्यान रखने हैं कि अगर कोई चतुर्भुज अगर आयत है तो इसका मतलब उसके आमने सामने के भुजा की लंबाई बराबर होगी, यानी AB और यहां CD आपस में बराबर होंगे और साथ ही साथ BC बराबर AD होगा। और इसके विकर्ण, जैसा कि विकर्ण का डिफिनीशन हम लोग जानते हैं, जैसा कि विकर्ण का अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो विकर्ण होंगे, एक AC और दूसरा BD। तो साथ ही साथ विकर्ण जो होंगे, विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे, यानी AC बराबर BD के होगा, यानी इसके जो दो विकर्ण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ओके, साथ ही साथ दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा उस बिंदु पर दोनों विकर्ण समान दो भाग में बढ़ता है। मतलब O पर AC समान दो भाग में बटेगा, कहने का मतलब कि A से O का दूरी और O से C का दूरी बराबर होगा, और BD पर BD को भी O जो है समान दो भाग में बांटेगा। अर्थात हम यूं कहेंगे कि दोनों विकर्णों के जो प्रतिच्छेदक बिंदु होते हैं वह बिंदु विकर्ण को बराबर दो भागों में बांटता है। दोनों विकर्ण को, एक को नहीं, दोनों को मैं बात कर रहा हूं। यानी यहां OA बराबर होगा OC के। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों का लंबाई बराबर है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो स्वाभाविक है ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी तो 10 ही होगा, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। यानी O से A का दूरी, O से B का दूरी, O से C का दूरी, O से D का दूरी बराबर होगा, यानी OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD, ये दूरी आपस में बराबर होंगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होगा, विकर्ण की लंबाई बराबर होगा। O से A का दूरी, O से B का दूरी, O से C का दूरी, O से D का दूरी, ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो और साथ ही साथ आयत जो होते हैं उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कहने का मतलब कि एंगल A का मान जितना एंगल A का मान बराबर होगा एंगल B के मान के, बराबर होगा एंगल C के मान के, बराबर होगा एंगल D के मान के, ये सभी के सभी 90 डिग्री के बराबर होंगे। मतलब चारों का चारों कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। जैसा कि बच्चे इस बात का आप ध्यान रखोगे कि जब हम आयत में एक विकर्ण अगर खींचे, ठीक है, तो इस प्रकार जो बना जो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज और दूसरा नीचे जो त्रिभुज है, ये दोनों का दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा।
यानी विकर्ण के ऊपर का एक ट्रायंगल जो है और इसके नीचे का जो एक ट्रायंगल है, ये दोनों का दोनों सर्वांगसम होगा, यानी इसका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सर्वांगसम होगा। हम यूं भी कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। ओके, इस बात को आप ध्यान रखोगे कि अगर हम एक आयत खींचे और उसका एक विकर्ण ले ले, तो विकर्ण खींचने पर आयत दो भागों में बटेगा, तो दोनों का दोनों जो त्रिभुज, यानी दो जो त्रिभुज में बटेगा वो दोनों का दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो सर्वांगसम क्या होता है उस बात को हमने पढ़ा है। दोनों का दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा और दोनों के क्षेत्रफल तो आप सर्वांगसम है तो दोनों के क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे। तो आयत से संबंधित जो भी जानकारियां थी उसको हमने आपको समझाया। इस सभी बातों को आप बिल्कुल ही ध्यान रखोगे क्योंकि ये सारे के सारे चीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। ये जब हम ज्योमेट्री के बाद जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो ये सभी बात जब हमें ध्यान रहेंगे या जानकारी हमारे पास रहेगा तो वहाँ मेंसुरेशन के प्रश्न को हल करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। सो आप इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अच्छा, एक और भी यहाँ पर बात है, अगर यहाँ दोनों विकर्ण हम लोग अगर खींच ले तो एक त्रिभुज, ये हम एक नंबर मान लेते हैं, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज, ये चौथा त्रिभुज, तो ये 1 और 3 जो त्रिभुज है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ठीक है, 1 और 3 त्रिभुज सर्वांगसम होगा। 4 और 2, ये 4 त्रिभुज और 2 त्रिभुज, ये 4 नंबर वाला त्रिभुज है, ये 2 नंबर वाला भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा। 1 और 3, एक त्रिभुज 3 त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, 2 त्रिभुज 4 त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। तो ठीक है ना बात। तो इन सभी बात को हमें ध्यान रखना है, यानी कि आपको आयत से संबंधित जितनी भी बातें थी हमने आपको समझाया। ओके, तो अब हम लोग आगे देखते हैं वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। ये आयत है, आयत को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। तो वर्ग हम लोग एक फिगर बनाते हैं, जो वर्ग होगा PQRS, हमने एक वर्ग मान लिया, PQRS एक वर्ग है। वर्ग अगर है तो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और एक और बात हमें ध्यान रखना है आयत में कि आयत की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है, यानी AB पैरेलल होगा CD के और BC पैरेलल होगा AD के। बात को आप ध्यान रखोगे। तो वर्ग की अगर हम लोग बात करें, वर्ग का बात करें तो इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी, यानी PQ का लंबाई बराबर होगा QR के लंबाई के, बराबर होगा RS के लंबाई के, बराबर होगा PS के लंबाई के। इसके सम्मुख भुजाएं समानांतर होगी, यानी PQ पैरेलल होगा किसके, PQ पैरेलल होगा RS के, एवं दूसरी बात क्या, तो PS पैरेलल होगा QR के, PS पैरेलल QR। ठीक है, अब इसमें विकर्ण का बात करेंगे तो वर्ग के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। यानी विकर्ण की अगर हम लोग बात करें, विकर्ण, तो यहां दो विकर्ण हैं, एक PR और दूसरा QS, ये दोनों का लंबाई आपस में बराबर होगा। और यहां भी विकर्ण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है, यानी जिस बिंदु पर दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद होता है, उस बिंदु पर दोनों विकर्ण समान दो भाग में बटेगा। यानी क्या लिखेंगे, तो OP का लंबाई बराबर होगा OR के लंबाई के, यही बराबर होगा OQ के लंबाई के, यही बराबर होगा OS के लंबाई के। यानी सभी, यानी कि विकर्ण का जो प्रतिच्छेदक बिंदु होता है, विकर्ण को समान दो भाग में बांटता है, यानी P से S का दूरी और O से R का दूरी बराबर होगा। यही तो मान लो कि PR और QS दोनों के दोनों बराबर हैं, तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी भी तो बराबर होगा, तो वो चारों के चारों बराबर होंगे। और यहां बस एक नया चीज हम लोग को देखने को मिलेगा कि दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों विकर्णों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहां भी 90 डिग्री कोण बनेगा, यहां भी 90 डिग्री कोण बनेगा, यहां भी 90 डिग्री कोण बनेगा। यानी एंगल POQ बराबर होगा एंगल
ओ आर, क्यू ओ आर मतलब ये एंगल बराबर होगा एंगल एस ओ आर मतलब ये एंगल, यही बराबर होगा एंगल पी ओ एस। सभी का सभी कोण 90 डिग्री का होगा। तो हम लोग यहां पर एक बात कह सकते हैं कि वर्ग में क्या होगा कि दोनों विकर्ण जो होंगे समकोण पर समद्विभाजित होंगे, यानी दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं उस बिंदु पर समद्विभाजित तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ दोनों विकर्णों के बीच 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। तो हम यूं कहेंगे समानांतर चतुर्भुज में एक बात हमें ध्यान रखना है कि समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ओके, लेकिन यहां विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करता है, यानी कि समकोण भी बनाता है। यहां समद्विभाजित करने के साथ साथ दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, लेकिन यहां नहीं होता है। एक बेसिक डिफरेंस हम ये बात यहां पर दोनों में कहेंगे, बाकी सारा चीज आपको सिमिलर देखने को मिल रहा होगा, बशर्ते साइड पर सभी साइड बराबर होगा, यहां आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, बस ये बातें हैं और कुछ नहीं। तो ये हमारे, अब इसके बाद की बात अगर हम करें, जब हम लोग एक डायगोनल को अगर खींचे, एक डायगोनल खींचे, इससे दो ट्रायंगल बनना है, दोनों का दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होगा, दोनों का दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होगा, दोनों का दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होगा, अर्थात दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। एक और हम लोग अगर डायगोनल खींचे तो ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, दोनों का दोनों ट्रायंगल भी सर्वांगसम होगा, साथ ही साथ ये ट्रायंगल इसके सर्वांगसम होगा। ओके, तो बेसिक जो भी हम लोग के पास वर्ग का जो नॉलेज होता है, यानी जितने भी आपको बात इसमें समझने हैं उसको मैंने समझाया, वर्ग से संबंधित बात, आप इन सभी बातों को ध्यान रखोगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं समचतुर्भुज की ओर। समचतुर्भुज, सौरभ आया हुआ है क्या? इसको रोम्बस कहा जाता है, ओके। अब क्या होता है कि समचतुर्भुज होता क्या है, बहुत सारा सिमिलरिटी आपको वर्ग और समचतुर्भुज में मिल जाएंगे। ABCD यहां पर समचतुर्भुज है, तो इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, सभी की सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। दूसरा बात, आमने सामने की भुजाएं समानांतर होगी, यानी AB पैरेलल CD, साथ ही BC पैरेलल AD। अब विकर्ण की यहां बात अगर हम लोग करें तो विकर्ण बराबर नहीं होगा, तो यहां AC इज नॉट इक्वल्स टू BD। देखो यहां, यानी समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होंगे लेकिन ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। हाँ, विकर्ण समद्विभाजित करेगा, इसमें नो डाउट, यानी O पर ये समान दो भाग में बटेगा, यानी OA बराबर होगा OC के और OD बराबर होगा OB के, ये बात होगा। और इसमें भी विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, यानी एंगल AOB का मान बराबर होगा एंगल BOC के मान के, यही बराबर होगा एंगल COD के मान के, यही बराबर होगा एंगल AOD के मान के। ये सभी के सभी 90 डिग्री के कोण, इस सभी के बीच 90 डिग्री कोण बनेगा, या सभी कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। देखो एक बात यहां समझना है, यहां हम लोग अगर बात करते हैं तो यहां पर अगर वर्ग में अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग एक डायगोनल खींचेंगे तो दो जो ट्रायंगल बनता है तो दोनों का दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होगा। तो जब हम लोग यहां एक डायगोनल खींचेंगे तो जो ट्रायंगल दो बनेगा ना, यहां भी दोनों का दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सर्वांगसम होगा, ठीक है। साथ ही साथ दोनों के क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे। अगर हम एक और डायगोनल खींच ले तो ये इसके और इसके ये दोनों सर्वांगसम होगा, ये दोनों सर्वांगसम होगा,
ये दोनों सर्वांग सम होगा। ओके, ये इसके सर्वांग सम होगा, ये इसके सर्वांग सम होगा, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। इस बात को आप ध्यान रखोगे। ओवरऑल समचतुर्भुज से संबंधित सभी बातों को हमने आपको समझाया। एक लास्ट इसमें समझना है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये आपको बहुत सारे इसके सिमिलरिटी मिलेंगे आपको आयत से। ए बी सी डी एक अगर हमने समानांतर चतुर्भुज माना तो इसमें क्या होगा, तो ए बी पैरेलल होगा सी डी के, बी सी पैरेलल होगा ए डी के, इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे, यानी ए सी इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, बी डी। और एक और बात ध्यान रखना है, यहां ये दोनों समानांतर होंगे, हम सम्मुख भुजाएं समानांतर होंगे, यानी ए बी पैरेलल सी डी होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा। हाँ, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस पर समद्विभाजित होगा, यानी ओ ए बराबर होगा ओ सी के, एवं ओ बी बराबर होगा ओ डी के। ये करेक्ट है। जब हम एक डायगोनल खींचेंगे तो इससे दो ट्रायंगल जो बनेगा दोनों सर्वांग सम होगा। अगर हम दोनों ट्रायंगल अगर दोनों विकर्ण खींच लिए तो ये ट्रायंगल इसके सर्वांग सम होगा, ये ट्रायंगल इसके सर्वांग सम होगा। ओवरऑल हमने सभी बातों को समझ लिया है। समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग से संबंधित जितने भी बातें थी उनको हमने अच्छे से समझ लिया है। ओके, मिनट 13 मिनट रिमेनिंग। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इनको इस पूरे बात को बार बार सुनोगे और जितने भी बात हमने बताया है उस सभी बात को आप लिख भी सकते हो और इस सभी बात को आप याद कर लोगे। ओके, चलिए तब हम मध्य बिंदु से संबंधित सभी बातों को आप समझेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय में क्या होता है उसको हमें समझना है। मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं इंग्लिश में इसको। देखिए, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, ये जो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड है, अच्छा समझिए बात। क्या मैंने बोला कि ए बी सी एक अगर त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं ए बी और ए सी, ये बिंदु एम है जो कि मध्य बिंदु है किसका, तो ए बी भुजा का। ए बी भुजा का मध्य बिंदु है एम, तो इसका मतलब ए एम बराबर एम बी होगा। और ये एन जो पॉइंट है ए सी का मध्य बिंदु है, मतलब ए एन बराबर एन सी होगा। क्लियर है। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरे भुजा के समानांतर होगा, यानी एम एन पैरेलल होगा बी सी के, और साथ ही साथ एम एन का जो लंबाई होगा, एम एन का लंबाई बी सी यानी कि जिसके समानांतर है उस भुजा के आधा होगा, यानी बी सी का हाफ होगा। बात आप समझ रहे होंगे। मैंने क्या बोला, किसी त्रिभुज में, यहां त्रिभुज कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि समबाहु त्रिभुज होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तभी ऐसा बात होगा। सभी त्रिभुज की बात है, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, यानी कि एम एन, इस फिगर में जो हमने दिखाया है वह क्या होगा, तीसरे भुजा के समानांतर होगा, हमने लिख लिया। और तीसरे भुजा का आधा होगा। चाहे हम लोग किसी भी तरह त्रिभुज बना ले, किसी भी दो भुजाओं का मध्य बिंदु ले ले, पी क्यू आर हमने त्रिभुज माना, एक्स और वाई, ये वाई पी आर का मध्य बिंदु है और एक्स आर क्यू का मध्य बिंदु है। तो यह जो भुजा होगा एक्स वाई किसके पैरेलल होगा, तो तीसरे भुजा के, तीसरा भुजा यानी पी क्यू के पैरेलल होगा। और एक्स वाई जो है, एक्स वाई तीसरे भुजा यानी पी क्यू का आधा होगा। ये बात आप ध्यान रखो, जैसे भी फिगर बना हो ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरे भुजा के क्या होता है, आधा होता है, और तीसरे भुजा के समानांतर होता है। ये बात ध्यान रखोगे। दूसरी बात क्या होती है,
कि किसी त्रिभुज में अगर हम एक भुजा के समानांतर या एक भुजा के मध्य बिंदु, चलो हमने यहां पर ए बी का मध्य बिंदु P मान लिया, मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखाखंड, देखो ध्यान से, हमने P से होकर एक रेखाखंड खींचा है, मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखाखंड जो एक भुजा के समानांतर है, हम मान लेते हैं कि यहां BC के ये समानांतर है, ये PQ कैसा रेखाखंड है उसको समझिए, ये PQ BC के समानांतर है, क्वेश्चन में कह रहा है, और ये P किसका मध्य बिंदु है, तो AB का मध्य बिंदु है। ओके, तो यह जो रेखाखंड है PQ AC को समान दो भाग में बांटेगा, मतलब ये Q जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा AC से, उस वह बिंदु AC का मध्य बिंदु होगा। तो हम क्या बात लिखेंगे कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखाखंड जो दूसरे के समानांतर होगा, तो वह रेखाखंड तीसरे को समान दो भाग में बांटेगा। ये सभी बात को आप ध्यान रखोगे तो जब क्लास 10th में एक प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे, ओके, एक प्रमेय पढ़ना है जिसमें इसका हमें यूज करना है, या एक एक्सरसाइज है जिसमें ये 2 क्वेश्चन है जिसको हमको बनाना पड़ेगा, और यहां हम लोग इस सारे क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, ऐसा नहीं है जो नहीं प्रूव करेंगे। PQR त्रिभुज है, हमने माना कि इसका एक मध्य बिंदु है M, PR का मध्य बिंदु, हमने क्या किया, PQ के पैरेलल लाइन खींचा, M से PQ के पैरेलल एक लाइन खींचा, तो जो QR के जिस बिंदु पर वह मिलेगा वह बिंदु QR का क्या होगा, मध्य बिंदु। तो हम यूं कहेंगे कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखाखंड यदि दूसरे के समानांतर हो, तो वह रेखाखंड तीसरे त्रिभुज के तीसरे भुजा यानी जो रिमेनिंग साइड है उसको क्या करेगा, समान 2 भाग में बांटेगा। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, ये मध्य बिंदु प्रमेय कहलाता है, और यही मध्य बिंदु प्रमेय का हम यूज करके बहुत सारे अहम जानकारियां लेंगे, जिसको आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप उसको याद कर लोगे और साथ ही साथ आप उसको लिख भी लोगे। कुछ बात है जो हम आपको क्रमानुसार पढ़ते हैं, उसको हम आपको समझाते हैं। किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, देखिए यहां कोई चतुर्भुज हो, अगर यहां ABCD चतुर्भुज है, सारे का जो मध्य बिंदु है, यानी AB का मध्य बिंदु ये पॉइंट है P, इसका मध्य बिंदु Q है, इसका मध्य बिंदु हमने R मान लिया, AD का मध्य बिंदु PQRS S मान लिया। तो क्वेश्चन यहां कहा जा रहा है कि किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को एक क्रम में मिलाया जाए, यानी P से Q को, Q से R को, R से S को, S से P को मिलाया जाए, तो इस प्रकार जो बने चतुर्भुज होंगे ये समानांतर चतुर्भुज होगा, यानी कि यहां PQRS एक समानांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। यानी कोई चतुर्भुज हो, अगर उसके मध्य बिंदु को मिला दे और एक ही क्रम में उसके मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, यही बात समानांतर चतुर्भुज पर भी अप्लाई होता है कि अगर किसी समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जो बना चतुर्भुज होगा वह भी समानांतर चतुर्भुज होगा। किसी चतुर्भुज के किसी चतुर्भुज में मध्य बिंदु को मिलाने से जो बना चतुर्भुज होगा वह समानांतर चतुर्भुज होगा। साथ ही साथ समानांतर चतुर्भुज में भी ऐसा बात होता है कि समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो क्या होगा, मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अगर हम यही बात करें आयत में, तो आयत के मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है, मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा वह समचतुर्भुज होगा। तो किसी आयत के मध्य बिंदु को एक क्रम में मिलाया जाए तो इस प्रकार बने चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। और समचतुर्भुज, अगर हमें समचतुर्भुज दिया है, समचतुर्भुज, इसके मध्य बिंदु को अगर हम एक क्रम में मिला दे तो जो चतुर्भुज बनेगा उस चतुर्भुज को हम लोग बोलेंगे आयत। क्या बोलेंगे, तो आयत कहेंगे। ओके, चलिए, किसी वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम में मिलाया जाए। किसी वर्ग है, कोई वर्ग, उसके मध्य बिंदु को एक क्रम में मिलाया जाए तो इस प्रकार जो बना चतुर्भुज होगा एक वर्ग होगा।
चलिए सारे बात को हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा वो वर्ग होगा। समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा वो समानांतर चतुर्भुज होगा। आयत के मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा वो समानांतर चतुर्भुज होगा। समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा वो समानांतर चतुर्भुज ही होगा। और किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है उसको हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे तरह से पढ़ोगे क्योंकि लॉकडाउन जैसा कि संभावनाएं हैं, लॉकडाउन अभी लंबा चलेगा, तो वीडियो के माध्यम से जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप अच्छे तरह से कंप्लीट करोगे। ओके, और दिए जो भी वीडियो आपको मिल रहे हैं उस वीडियो को खूब शेयर करो, खूब लाइक करो, और जितने से जितने अधिक से अधिक लोग हो उससे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करवाओ। ओके, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ओके, टाटा बाय बाय।